चीखता चिल्लाता कहने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, ये हमारी दीवारों को तोड़ रहे हैं, ये डाकू हमारे घर में घुस गए। मान्यवर कांशीराम साहब ने सूखी रोटी को पानी में डुबो कर खाए। इतना बड़ा त्याग मान्यवर कांशीराम साहब ने इसलिए नहीं किया कि हम कांग्रेस भाजपा को अपना दुखड़ा सुनाए। मान्यवर कांशीराम साहब ने इतना बड़ा आंदोलन इसलिए चलाया कि इस दुखड़े से हम बाहर निकले, अपने पैरों पर खड़े हो और अपनी शासन सत्ता बनाए, अपनी सरकार में छत्रपति शाहू जी महाराज आए, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर आए, एक बार कांशीराम साहब आए और एक बार बहन मायावती जी आई हैं। आपको बता दें कि इसके बाद फरिश्ते नहीं आएंगे, इसके बाद गुलामी आएगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने आपको अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कही, संसद चलने की बात कही, हम बार बार कहेंगे, हम जितने बार हारेंगे उतने बार खड़े होंगे और फिर भी कहेंगे हमें संसद ही जाना, कहीं और नहीं बनेंगे। अपनी 35 साल की रमा को खोया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अरे ऐसी कुर्बानी दी कि अपने बच्चों के लिए दफन करने के लिए कफन नहीं था तो माता रमाई ने साड़ी का पल्लू लपेट कर अपने बच्चों को दफन किया, इसलिए नहीं कि तुम 500 और 1000 रुपए के नोटों में अपने वोटों को बेच दो, इसलिए नहीं किया। और आज बहन मायावती जी पूरे देश के अंदर एक तरफ पूरे नेता, पूरा भ्रष्टाचारी नेता, एक तरफ अभिनेता, एक तरफ माफिया, एक तरफ गुंडे, एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ अडानी अंबानी और दूसरी तरफ सिर्फ बहन मायावती है। और इस दिवस के मौके पर हम आपके बीच रूबरू हो रहे हैं। आपका गांव बघौली, हमारा गांव बाजार टोला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। देखने में आपको लग रहा होगा कि कहीं और से आई है, कहीं और से नहीं है, यहीं से है, बाजार टोला से। अपनी बात को शुरू करते हैं। आज मान्यवर कांशीराम साहब के स्मृति दिवस के मौके पर हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब की स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। इसके पहले हम फुले शाहू बाबा साहब की भी मनाते थे और आज भी मना रहे हैं, कल भी मनाएंगे, मनाते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। क्या मकसद होता है, किस मकसद के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, क्यों प्रबोधन करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये चीजें हमको समझना होगा। अगर इनकी कोई जरूरत नहीं है तो भैया हम भी क्या करेंगे, हम भी कीर्तन करेंगे, हम भी भजन करेंगे। लेकिन हम जो मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, जो आर्थिक मुक्ति की बात करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रबोधन करते हैं। प्रबोधन करते हैं और बताते हैं कि इस देश की व्यवस्था कैसी है, इस देश के अंदर रहने वाला बहुजन समाज किस स्थिति में, किस दशा में जीवन जी रहा है, ये तमाम चीजों के लिए मंथन करते हैं और इसीलिए ये प्रबोधन का कार्यक्रम रखा जाता है। साथियों, आने वाले समय में हमारे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप देख रहे हैं आगे पीछे पुलिस वाले घूम रहे हैं, कोई फोटो निकाल रहा है, कोई वीडियो बना रहे हैं। ये नहीं है, ये हमारा आदमी है, ये हमारे चैनल का पत्रकार है। तो ये लोग फोटो निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप समझो कि अभी भाई मुंबई के विधानसभा में कौन बैठेगा, इसकी तैयारियां हो रही हैं और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जन जागृति हो रही है। साथियों, इस मौके पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी। चाइना, आपको पता होगा, चाइना का माल खरीदते हैं, चाइना का सामान खरीदते हैं, चाइना का आइटम खरीदते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। लेकिन वहां के साहित्य की बहुत गारंटी है। तो वहां साहित्यकार हुए, वहां लेखक हुए और चाइना का एक लेखक हुआ लू शून। उसने एक बात लिखी, उसने कहानी लिखी, वो साहित्यिक है, उसने कहानी लिखी गुलामों पर कहानी लिखी। उस कहानी में उसने क्या लिखा कि एक गुलाम था, वो बहुत परेशान था, उसको बहुत परेशानी थी, दुनिया भर की दिक्कतें थी और वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए लोगों को ढूंढ रहा था। ऐसे लोग जो उसका दुखड़ा सुने और फिर कहे कि हाँ भैया तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो एक गुलाम यही देखता था। एक दिन उसको एक आदमी मिल गया और वो अपना दुखड़ा सुनाने लगा। क्या सुनाया उसने बताया, भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो नौकर आदमी हूं, लेकिन मुझे जानवरों की तरह ट्रीट करता है मेरा मालिक। क्या कह रहा है, मालिक हमारा हमको जानवरों से भी बदतर ट्रीट करता है, जानवरों की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है, हमको खाने के लिए भूसा देता है, जौ का भूसा देता है जो सूअर भी नहीं खाती, लेकिन मैं वैसा खाना खाता हूं, वो भी मुझे एक ही कटोरी में देता है। इतनी हालत गंभीर है। आदमी कहता अरे
तेरे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ी दुख की बात है। फिर वो उसको लगता है कि अरे अब मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, वो और अपना दुखड़ा सुनाता है। कहता है क्या बताओ भैया, इतनी दिक्कत है कि मैं अपने मालिक के कपड़े धोता हूँ, मैं अपने मालिक के कपड़े धुलता हूँ, अपने मालिक के लिए अगर वो बारिश में चल रहा है तो छाता पकड़ता हूँ, अगर वो ठंड में आ रहा है तो उसके लिए सिकड़ी लगा देता हूँ, अगर वो गर्मी में है तो पंखा चला देता हूँ। इतनी दिक्कत है। गुलाम बता रहा है एक आदमी को अपनी दिक्कत। कह रहा अच्छा। उसने उसको अपने पास बुलाया, अपने गले से लगाया और कहने लगा भैया तुमको बहुत दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कतें दूर होनी चाहिए और एक दिन जरूर होगी, कभी ना कभी तो होगी। फिर ऐसा समय बीतता गया। फिर गुलाम को लगा और मेरा दुखड़ा सुनने वाला कोई होना चाहिए। फिर वो दूसरा आदमी ढूंढने लगा, दूसरे आदमी को भी। फिर उसको एक दिन वही दूसरा आदमी मिला तो दूसरे आदमी से भी कहने लगा भैया मेरे साथ मेरा मालिक जानवरों से भी बदतर सलूक करता है, और इतना बदतर सलूक करता है कि कुत्ते को अच्छा समझता है अपने, लेकिन मुझे अच्छा नहीं समझता। मैं जिस झोपड़ी में रहता हूँ उस झोपड़ी में सीलन लग गई है, और सीलन ही नहीं वहां हवा नहीं आती, इतना ही नहीं वहां खटमल चलते हैं, और ऐसी जगह पर मैं सोता हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो दूसरा आदमी सुनकर कहता है अच्छा भैया तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, एक काम करते हैं, हमको वो जगह दिखाओ कि कहां तुम रहते हो, कि झोपड़ी में रहते हो, कैसे रहते हो, कैसे सोते हो, हम देखना चाहता हूं। और देखने के लिए दूसरा आदमी चला गया। देखा उसने झोपड़ी के अंदर कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, छोटा सा पर्दा लगा था। अंदर गए, उसने कहा भैया एक काम करते हैं, एक काम करो, तुम अपने मालिक से कहो कि हमको यहाँ यार एक खिड़की बना दो ताकि हवा आती जाती रहे, तो हमारी जो सांसें हैं वो फूले ना। कहता है मैं मालिक से कैसा कहूं, मैं मालिक से नहीं कह सकता। तो बोले ठीक है, मालिक से तुम कह नहीं सकते तो एक काम करो, हथौड़ी छिन्नी लेकर आओ, हम यहाँ खिड़की बनाएंगे, हम दीवार को तोड़ेंगे और खिड़की बनाएंगे। और जब दूसरा आदमी खिड़की बनाने के लिए हथौड़ियों से जब दीवारों पर वार करने लगा तो वही आदमी, वही गुलाम जमीन पर लेट गया, चीखता चिल्लाता कहने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, ये हमारी दीवारों को तोड़ रहा है, ये डाकू हमारे घर में घुस गए। गुलामों की फौज आई। जिस मालिक ने गुलाम पाल के रखे थे वो गुलामों की फौज आई, और जो खिड़की बना रहा था वो उसके भलाई के लिए बना रहा था, लेकिन गुलामों ने उसे खदेड़ निकाला। साथियों हम 50 सालों से इस देश के अंदर जी रहे हैं। आज 75 साल का अमृत महोत्सव हमने मनाया। साथियों 75 साल के अमृत महोत्सव में हम अपना दुखड़ा सुनाने के लिए ढूंढते हैं। राहुल भैया सुन लो, प्रियंका जी सुन लो, हम दुखड़ा सुनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ज्यादा कुछ नहीं मिलता तो फिर विनोद अग्रवाल सुन लो, गोपाल अग्रवाल सुन लो, ये हम कर रहे हैं। साथियों कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया, और 50 साल तक कांग्रेस ने आपका दुखड़ा सुना जरूर, लेकिन कभी उसने हथौड़ी छिन्नी लेकर तुम्हारे दुखड़े को बदलने की कोशिश नहीं की। कहा कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो भला कैसे होगा, ये किया नहीं। ये 50 साल तक आपने माजी कांग्रेस, माझा कांग्रेस, मावा कांग्रेस, माझा पंजा, ये कहकर आपने जिसको वोट मारा, जिसको अपना राका समझा, जिसको आपको अपने घड़ी समझा, उन लोगों को आपने जो चीजें बताई उन्होंने कहा गलत तो हो रहा है, लेकिन सही नहीं होने दिया। साथियों वो जो दूसरा आदमी हथौड़ी छिन्नी लेकर आया वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो करिश्माई नेता है जो पंजाब से चलकर आया था, चमार जाति में पैदा हुआ, वो हथौड़ी छिन्नी लेकर आया था। बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्ता की मास्टर चाबी छुपा कर रखी है, वो सत्ता की मास्टर चाबी अगर आप हाथ में ले लोगे तो सारी समस्या के ताले खुल जाएंगे। लेकिन हम नालायक लोग हैं। पंजाब से मनोहर कांशीराम साहब को निराशा हाथ में मिली, महाराष्ट्र से भी बाबा साहब मनोहर कांशीराम साहब को निराशा हाथ में मिली। मनोहर कांशीराम साहब आंखों में आंसू लेकर महाराष्ट्र से गए। महाराष्ट्र के मानव ने, चमारों ने और तमाम लोगों ने जो बहुजन समाज की बातें हाँकते हैं, उन्होंने मनोहर कांशीराम साहब को निराश किया।
साथियों, हर बार बाबा साहब अंबेडकर को हमने निराश किया। 1954 में गोंदिया भंडारा लोकसभा से हमने बाबा साहब अंबेडकर को निराश किया और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। कैसे खड़ा किया? कैसे खड़ा किया? 5 पैसे साइकिल में हवा डालने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के पास नहीं थे। 5 रुपए का कोट पहना, मुर्दे का कोट। एक बड़ा आदमी मर गया, उसका मुर्दे का कोट मिला हुआ 5 रुपए का कोट मान्यवर कांशीराम साहब ने पहना, कई साल तक पहना और इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की कि आज हम देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है। वो मान्यवर कांशीराम साहब जिनको जब मूवमेंट समझ में आती है तो चिट्ठी लिखते अपने मां को, कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, कहते हैं कि मैं घर नहीं बसाऊंगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा और आज के बाद ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, इसके लिए मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, लगा दूंगा। वो मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाई। अरे भैया, कौन खा रहा है आज की तारीख में? बताओ। हम और तुम भी नहीं खा रहे। मान्यवर कांशीराम साहब ने सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाए। इतना बड़ा त्याग मान्यवर कांशीराम साहब ने इसलिए नहीं किया कि हम कांग्रेस भाजपा को अपना दुखड़ा सुनाए। मान्यवर कांशीराम साहब ने इतना बड़ा आंदोलन इसलिए चलाया कि इस दुखड़े से हम बाहर निकले, अपने पैरों पर खड़े हो और अपनी शासन सत्ता बनाए, अपनी सरकार बनाए। जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, अरे मंदिर मस्जिदों पर कब्जा करना बंद करो, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। जिस दिन सत्ता के मंदिर पर आप लोग कब्जा करोगे, सारी समस्या के हल हो जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने ये मान्यवर कांशीराम साहब की बात नहीं मानी। वो फरिश्ता कांशीराम था जो उस आदमी के घर, उस गुलाम के घर पहुंचा था छिन्नी हथौड़ा लेकर ताकि उसकी समस्या सुलझे। हम नहीं माने। दूसरा फरिश्ता भी बाकी है जिसका नाम बहन कुमारी मायावती जी है। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, बार बार फरिश्ते नहीं आएंगे। एक बार फुले आया, एक बार छत्रपति शाहू जी महाराज आए, एक बार बाबा साहब अंबेडकर आए, एक बार कांशीराम साहब आए और एक बार बहन मायावती जी आई हैं। आपको बता दें कि इसके बाद फरिश्ते नहीं आएंगे, इसके बाद गुलामी आएगी। क्योंकि इस देश की व्यवस्था को देखो, आप जिस आरक्षण के बदौलत उछलते थे, आज वो आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा कर रख दिया है, ताला लगा कर रख दिया है। अब ये बता रहे हैं, जिस मनुस्मृति ने कई जातियां बनाया था और जातियों में उपजातियां बनाया था, 75,000 उपजातियों में इस बहुजन समाज को बांटा। ओबीसी के अंदर 3,740 जातियां बनाया, शेड्यूल कास्ट के अंदर 1,500 जातियां बनाया और टाडियों के अंदर 1000 ट्राइब्स बनाए। उनको और उपजातियों में 12.5 उपजातियों में बांटा। उस समाज को एक करने का काम बाबा साहब अंबेडकर करते हैं। उस समाज को एक रूल, एक सूत्र में बांधने का काम बाबा साहब अंबेडकर करते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट आज उसी एक समाज को फिर से उपवर्गीकरण में बांटने की कोशिश करते हैं। कहां है अब आरक्षण? अब आपके आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगाया। अब तुम लोग जो छोटे मोटे नौकरियों पर झमझा रहे थे ना, ये दलित, आदिवासी, ओबीसी, अब नहीं जाओगे, अब नहीं जाओगे। साथियों, इस देश के अंदर बेरोजगारी का आलम आपको पता है, कितनी नौकरियां निकल रही है, कितने बच्चे रोजगार जिनको मिल रहा है, कितना कैसा रोजगार मिल रहा है, सारी बातें आप लोग जानते हैं। महंगाई का क्या आलम है वो भी आप जानते हैं। हमारे लोगों को लगता है सब सही है, सब सही है, ऑल इज वेल है। आमिर खान का डायलॉग यहाँ काम नहीं करेगा भैया, ये लोकतंत्र की लड़ाई है और यहाँ ऑल इज वेल नहीं है। रोड, रास्ते, नाली तुम्हारे विकास की मर्यादा नहीं है, उसका आकलन नहीं है। अगर आपको अपना विकास देखना है तो साथियों पूछो, बाजार टोला के पास अगर काटू और काटू पीएससी में जो दवाखाने हैं, क्या वहां सीजर होता है? क्या वहां सी सेक्शन होता है? और अगर वहां सीजर नहीं होता तो काय का विकास है? तुम्हारे राजेगांव पीएससी में सी सेक्शन होता है क्या? अगर किसी महिला को सीजर से बच्चा होना है तो उसको गोंदिया तुरंत लेके जाना है। साथियों, यहाँ सी सेक्शन नहीं हो रहा। कौन से छोटे मोटे ऑपरेशन आपके यहाँ बाजार टोला काटी में हो रहा है और कौन से यहाँ पर छोटे मोटे ऑपरेशन यहाँ पीएससी में हो रहा है? बताओ, नहीं हो रहा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे के विकास की? कोई तो परिभाषा होगी भैया। तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं
ऑपरेशन नहीं हो, पसीने नहीं। ये हालत हमारी है। यही विकास है कांग्रेस का, यही विकास है भाजपा का। साथियों, विकास के नाम पर हमको जो बेवकूफ बनाया है, बहुजन समाज के लोगों, मानवर कांशीराम साहब ने आपको अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कही, संसद चलने की बात कही, और हम बार बार कहेंगे, हम जितने बार हारेंगे उतने बार खड़े होंगे और फिर भी कहेंगे हमें संसद ही जाना, कहीं और नहीं मानेंगे। हमें विधानसभा जाना है, हमें लोकसभा में जाना है, इसके बिना बहुजन समाज पार्टी मानने वाली नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बार बार हारते, फिर भी आके वही बात बताते हैं। इसी में हमारी भलाई है, यही बताएंगे। अगर ये मौका चला गया, इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, तो भैया कुछ बचने वाला नहीं है। वापस मनुस्मृति लागू होगी और जिन जातियों में तुम बटे हुए हो उस जातियों में और वापस बढ़ जाओगे, और जो हालात तुम्हारे थे उसी हालत में तुम आ जाओगे। और मेरे बहुजन समाज के लोगों, यह मौका आपको हर 5 साल में आने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक परिश्रम किए हैं। अपनी 35 साल की रमा को खोया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। अरे ऐसी कुर्बानी दी कि अपने बच्चों के लिए दफन करने के लिए कफन नहीं था, तो माता रमाई ने साड़ी का पल्लू लपेट कर अपने बच्चों को दफन किया। इसलिए नहीं कि तुम 500 और 1000 रुपए के नोटों में अपने वोटों को बेच दो, इसलिए नहीं किया था। ये वोट का अधिकार कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको लड़ झगड़ कर और अपने बच्चे 4 बच्चों की मौत देखकर आपको यह वोट का अधिकार दिया, ताकि तुम इस देश के राजा बनो, इस देश के हुक्मरान बनो। और जिन लोगों ने, जिन व्यवस्था ने आपको जाति के नाम पर बांटा, आपके ऊपर अत्याचार उत्पीड़न किया, उस उत्पीड़न में सुधार करो, बदलाव करो। और वही बात मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे जीवन तक समझाई। साथियों, ये बातें बताने के लिए बार बार कांशीराम साहब आएंगे नहीं, बार बार बाबा साहब आएंगे नहीं। और आज बहन मायावती जी, पूरे देश के अंदर एक तरफ पूरे नेता, पूरा भ्रष्टाचारी नेता, एक तरफ अभिनेता, एक तरफ माफिया, एक तरफ गुंडे, एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ अडानी अंबानी, और दूसरी तरफ सिर्फ बहन मायावती है। दूसरी तरफ सिर्फ बहन मायावती। एक फरिश्ता बचा है साथियों, बचाना है, सुनना है तो अपने एक नेता की, इकलौती नेता की बात मानो और अपने आप में सुधार करो। और जो चीजें, जो गलतियां हमारे बाप दादाओं से हुई, वोट के अधिकार का जो गलत इस्तेमाल हुआ, वो वोट के अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करो। तो बिहारों में चौड़ी में कुछ रखा नहीं है भैया, बुद्ध विहार और चौड़ी में कुछ रखा नहीं है। ये इल्लत चिल्लर नेताओं के पीछे हम जो घूमते हैं, भैया घरकुल दे दो, भैया घरकुल दे दो, ये इनके पीछे घूमने का कोई मामला नहीं है। अपनी सरकार बनाओ और अपने लोगों को सिस्टम में बिठाओ। सिस्टम सुधरेगा तब समस्या सुलझेगी, नहीं तो हम बीड़ा बांधत होता, बीड़ा बांधत होता, बीड़ा बांधत ले लो। और यही चीज हमारे बच्चे भी कहेंगे, और यही चीज या फिर हमारा दुखड़ा सुनाने के लिए हम प्रियंका गांधी को ढूंढेंगे। अब सोनिया तो आती नहीं सुनने के लिए, अब तो राहुल गांधी आ रहे ना, फिर अपना दुखड़ा भिड़ा आवादत होता, माझा घर यतीच होता, माझी साली बांधली होती। ये बात हम बताएंगे, ये बातें हम बताएंगे, लेकिन हम बदलाव नहीं करेंगे। साथियों, वोट का अधिकार वो अधिकार है जहां पर झोपड़ी का आदमी मैलों में जाता है और मैलों का आदमी सड़क पर आता है। ऐसा हमने करके दिखाया बहुजन समाज पार्टी ने। अरे मैलों में रहने वाले प्रफुल्ल पटेल को जो रस्सी से बहुजन समाज पार्टी ने खींचा, जमीन पर आ गया, आज तक नहीं था। साथियों, बस अब शासन सत्ता तक पहुंचने की बात, वो जज्बा, वो लालसा पैदा करने की जरूरत है। मान्यवर कांशीराम साहब को अगर आप याद करना चाहते हैं, उन्हें नमन करना चाहते हैं, उन्हें अभिवादन करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा अभिवादन कोई नहीं है कि अपने समाज के अंदर बिकने वाले वोट को बचाओ और अपने वोट को सही जगह सही इस्तेमाल करो। इतना ही बात कहकर अपनी बात को विराम देती हूँ और अंततः मानवर कांशीराम साहब को अभिवादन करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।